प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोला जाता है। बेसिकली तो बेसिकली पढ़ के आए आप, व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं जैसे रेडी क्यू की बात करते हैं हम लोग, जब कोई भी प्रोसेस जब आपका रैम में एलोकेट होता है, तो कोई भी प्रोसेस जब आपका रैम में एलोकेट होता है, तो रैम में एलोकेट होने का मतलब क्या है? रैम में एलोकेट होने का मतलब है कि रेडी क्यू मेंटेन होना। रेडी क्यू का मतलब क्या है? रेडी क्यू में क्यू एक वर्ड यूज हुआ है। क्यू इज व्हाट? क्यू इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स इन ए फीफो मैनर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। तो पीसीबी आल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर, ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन? तो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि योर पीसीबी इज इनिशिएटेड और क्रिएटेड फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस विच इज जनरेटेड फॉर द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के लिए जो प्रोसेस जनरेट होता है, वो उसके लिए आपका जो है पीसीबी इंडिविजुअल जनरेट होता है। वो तब तक एक्टिव होता है जब तक कि आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन ओवर नहीं होता है। दैट मीन्स पीसीबी जस्ट मेंशन हियर, पीसीबी इज ए डेटा स्ट्रक्चर, पीसीबी इज ए डेटा स्ट्रक्चर used to store information about a particular process, information about a particular process। हाँ, कुछ पूछना है? नाउ सेकेंड पॉइंट ये क्या है? ये जो प्रोसेस का इंफॉर्मेशन रखता है, उसका इंफॉर्मेशन की जरूरत किसको है? जो भी पीसीबी इंफॉर्मेशन रखता है, ये इंफॉर्मेशन की जरूरत किसको है और कब है? कौन बताएंगे? Which portion of the system needed this types of information and when? कौन बताएंगे? Anyone in online? हाँ बताइए। सर जब कोई प्रोसेसर आईओ फंक्शन के लिए जाता है तो सर उसको पहले सेव करके और दूसरे प्रोसेस कर लेते हैं। क्योंकि हम सर हाँ प्रोसेस स्टेट डायग्राम में देखे कि कोई भी रेडी स्टेट से प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाता है। इसका मतलब कि जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाएगा, उस प्रोसेस का डिटेल किसको चाहिए? सीपीयू को चाहिए। क्यों चाहिए? उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोसेस, सीपीयू नीड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोसेस, and that information is allocated by that specific data structure which is termed as PCB. And PCB is a process control block, you can say task control block, which gives the information about the particular process to the CPU whenever the process get executed under CPU. So while executing the process, CPU needs information and that information is allocated by the PCB. The second point is just mentioned here, this information, यानी जो भी इंफॉर्मेशन इस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू मिल रहा है, दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय द सीपीयू व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस। जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब उस दौरान आपका जो है ये इंफॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए होगा कि कौन सा प्रोसेस को क्या इंस्ट्रक्शंस हम देना है और किस तरह का डिसीजन बनाना है। तो दिस इंफॉर्मेशन, लाइट कम बेस हो रहा है, दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड by the CPU while executing the process, अब यहां पर क्या है, ये डिफरेंट बुक में भी आपको ये पीसीबी का डायग्राम मिलेगा, नेट पर भी अवेलेबल है। देयर इज
सर्टेन सेक्शन। सबसे पहला रो है, सबसे पहला रो में क्या क्या जानकारी होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? तो दिस इज द पीसीबी। वन बाय वन वी डिस्कस द वेरियस सेक्शन ऑफ द पीसीबी। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सबसे पहला चीज क्या जानकारी होना चाहिए कि प्रोसेस का एक यूनिक एट्रीब्यूट्स यानी आईडी, जैसे आपका आईडी है तो प्रोसेस का आईडी, जिससे आपका सीपीयू उस प्रोसेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसी आईडी से प्रोसेस जो है वो नोटिफाई होगा। क्योंकि पीसीबी केवल आईडी नहीं रखेगा, पीसीबी उसका पीसीआर भी रखेगा। पीसीआर हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्लियर यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर। पीसीआर का कॉन्सेप्ट है, पीसीआर क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर जो है वो पाइपलाइन इसी पीसीआर के थ्रू होता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो पाइपलाइन होगा। पाइपलाइन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन कंप्यूटर? पाइपलाइन कंप्यूटर से क्या मतलब? कोई भी कंप्यूटर पाइपलाइन कब होता है? पीसीआर यहाँ पर आपका है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। नहीं दिखाई दे रहा है? पीसीआर लिख लो, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का मतलब ये आपको हिंट दे रहे हैं कि ये आपका कंप्यूटर को पाइपलाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीसीआर। तो पीसीआर आपका जो है बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। प्रोग्राम काउंटर जहां जगह मिला वहां लिख दिए, ठीक है, इधर दूसरा चीज लिखना है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बेसिकली आप इसको समझिए इस तरह से कि इस क्लासरूम से हम बोल रहे हैं एक एक करके बाहर निकलना है। हम एक जोन बना दिए कि ये आपका जो है एक कोई बाहर जा रहा है तो दूसरा जो है उस जोन में जाके खड़ा हो जाओ। तो पीसीआर इज व्हाट? पीसीआर इज द लोकेशन, यानी कि रजिस्टर विच होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम। यानी सीपीयू के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को ये होल्ड करके रखता है पीसीआर। तो आपका प्रोसेस में भी नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस हो सकता है, तो उस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कौन होगा, इसका इंफॉर्मेशन हमको पीसीआर से सिस्टम में मिलता है। पीसीआर का होने से क्या बेनिफिट है? पीसीआर के होने से ये बेनिफिट है कि आपका जॉब पाइपलाइन रहता है। पाइपलाइन का मतलब है कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहेगा। जैसे अगर सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाए इमीडिएटली, तो सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस वर्किंग मोड में रहेगा, वर्कलेस नहीं होगा। तो वर्कलेस नहीं होगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन गोल है थ्रूपुट एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड व्हेन मैक्सिमाइजेशन ऑफ थ्रूपुट अगर व्हेनेवर मैक्सिमम टाइम सीपीयू इज यूटिलाइज। तो जब ज्यादा से ज्यादा सीपीयू यूटिलाइज होगा तो आपका थ्रूपुट बढ़ेगा, आउटकम ज्यादा जनरेट होगा। अगर सीपीयू को वर्कलेस कर देंगे तो आउटकम जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पीसीआर पाइपलाइन करने के लिए, जॉब को पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन करने के लिए पीसीआर यूज होता है। वी जस्ट डिस्कस इन डिटेल दैट वन। तो पीसीआर। नेक्स्ट अबाउट द प्रोसेस स्टेट, यानी वी जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रोसेस स्टेट। देयर आर 5 स्टेट्स, मेन स्टेट्स, ठीक है ना। हम लोग उसमें ये भी चीज डिस्कस किए थे कि कोई भी प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट से सस्पेंशन स्टेट में कब जाता है?
एनीवन? और ये एक्चुअली हम लोग जब वेटिंग स्टेट लिखे थे तो वहां लिखे थे कि ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जब तक वेटिंग स्टेट में है तब तक प्राइमरी मेमोरी में है, लेकिन जैसे ही वो सस्पेंशन स्टेट में चला जाता है, सस्पेंशन में कि कोई भी प्रोसेस लंबे समय तक अगर वेटिंग स्टेट में है तो उसको सस्पेंड करके बंद करने में ही फायदा है, तो वो फिर से प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिर से उसको प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में जाना होता है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी से जब सस्पेंशन ओवर होता है तो फिर वो रेडी क्यू में आकर और फिर से वो रीइनिशिएट करता है। तो वेटिंग स्टेट, सस्पेंशन स्टेट, ये जितने भी स्टेट हैं ये स्टेट किसी प्रोसेस का है। तो प्रोसेस स्टेट ऑफ पीसीबी, यानी अंडर पीसीबी देयर इज ए प्रोसेस स्टेट व्हिच गिव्स यू द स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस करंट, यानी करंट स्टेटस ऑफ दैट प्रोसेस, वेदर दैट प्रोसेस is allocated in ready state, running state, waiting state, suspension state और process is completed, termination state। तो ये प्रोसेस स्टेट आपका पीसीबी का ये बताएगा कि आपका प्रोसेस का स्टेट क्या है, अभी करंट स्टेट क्या है, कहां पर वो प्रोसेस अभी होल्ड हो रहा है, यानी किस स्टेट में वो अभी एलोकेटेड है। तो दैट इज द प्रोसेस स्टेट। एंड देन देयर इज ए प्रायोरिटी। Any idea about priority? What do you mean by priority? जैसे आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में आप बहुत सारा फंक्शन लिखते हैं, अब उस बहुत सारे फंक्शन में आप प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा फंक्शन को पहले कॉल करेंगे, यानी देयर इज ए सीक्वेंस। तो कोई प्रोसेस में अगर बहुत सारा सब प्रोसेसेस है तो कौन सा प्रोसेस आपका सब प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आप जैसे फॉर लूप लेते हैं, दो नेस्टेड अगर फॉर लूप लेते हैं तो आप पहले इनर को कंप्लीट करते हैं फिर आउटर में जाते हैं, यानी हर बार इनर के बाद आउटर फिर इनर आउटर, ये रेशियो तब तक चलता है जब तक कि आउटर कंडीशन इनर को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्टिव होता है। जैसे ही आउटर कंडीशन क्लोज हुआ इनर ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है। तो ये इनर आउटर यानी मेटा लूप जब आप यूज करते हैं तो वहां पर भी प्रायोरिटी सेट होता है कि इनर शुड accomplish the job first, then after outer is incremented or decremented or any types of modification agar on the outer section also. So inner or outer में you have to maintain the ratio. So priority is also set the priority of the particular sub process under a particular process. तो उसमें कौन सा प्रोसेस आपका पहले एग्जीक्यूट होगा उसका प्रायोरिटी भी आपका सेट करते हैं आप। तो आप अपने प्रोग्राम में जैसे सिंपली क्या करते हैं, प्रोग्राम में जब कॉल करते हैं मेन में आप प्रोग्राम में फंक्शन को, तो वहीं पर प्रायोरिटी सेट हो जाता है। यानी अगर आपने 4 यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है, पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहले कॉल किया, इसका मतलब यू आर सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इफ नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द प्रोग्राम। तो अगर आप UDF1 यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन 1 को अगर कॉल करते हैं तो 2 नहीं कॉल होगा, 3 को कॉल करते हैं तो 1 नहीं कॉल होगा। तो सीक्वेंस मस्ट बी मेंटेन्ड व्हेनेवर द प्रायोरिटी इज सेट। तो जो प्रायोरिटी होगा उसी हिसाब से। ऑपरेटर के केस में भी आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, बॉडमास यूज करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ते होंगे। कोई बताएंगे कि ऑपरेटर में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है? कैसे नहीं पढ़ा, पाइथन पढ़ लिए, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। ऑपरेटर में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है? कोई भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है? तो प्रेसिडेंस इज द प्रायोरिटी। व्हाट अबाउट द एसोसिएटिविटी? प्रेसिडेंस होता है जैसे सर बोर्डमास में जैसे होता है ना सर ब्रैकेट का यूज करेंगे या फिर डिवीजन और क्लासिफिकेशन सब में बाद में होता है, और दूसरा वाला तो ब्रैकेट देने पे सब कुछ वो बाद में करके पहले ब्रैकेट वाला का यूज करते हैं। हाँ ठीक, ये यहाँ पर ये कहना है कि अगर हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू I+1 तो इसका एसोसिएटिविटी क्या है? इसमें एसोसिएटिविटी करने का मतलब I+=1 अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखें इसी चीज को, तो इसमें प्लस इक्वल टू आपका ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है और प्लस है, इक्वल टू असाइनमेंट है, प्लस आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो I+=1 में इसका एसोसिएशन किस तरह से है? अब एसोसिएशन आपका थोड़ा सा आसान कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। तो एसोसिएशन इसमें लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट? अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, अगर हम यहाँ -4 लिखते हैं तो यहाँ एसोसिएशन लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट? कोई निगेटिव वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं
तो इसका एसोसिएशन लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट? अरे जैसे आप पढ़ते हैं उसी हिसाब से बताइएगा एसोसिएशन ना। पहले आप प्रीसीड करिएगा उसका साइन, तो निगेटिव है तो -4 बोलते हैं ना, 4 माइनस बोलते हैं। अगर 4 माइनस बोलेंगे तब राइट टू लेफ्ट होगा। आप बोलते हैं -4 यानी एसोसिएशन इज लेफ्ट टू राइट। तो इन द सेम मैनर i प्लस इक्वल टू 1 में i इक्वल टू i प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो व्हेनेवर यू आर असाइनिंग एनीथिंग i इज इक्वल टू 40, यहाँ पर एसोसिएशन क्या होगा? 40 इज द कांस्टेंट वैल्यू, i इज द वेरिएबल, और इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। यस, राइट टू लेफ्ट। ये एसोसिएशन होता है, यानी आपका 40 जो है वो असाइन हो रहा है i पर। ऐसा कभी देखें लिखा हुआ 40 इज इक्वल टू i? तो ये एसोसिएशन एलोकेशन गलत है, क्योंकि हम किसी कांस्टेंट में किसी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते। रवि रंजन कौन है जी? ये अपना ये प्रोफाइल इस तरह से कहाँ डालता है? रिमूव नहीं करेंगे, देखें रिमूव करने के मतलब है कि वो कभी ऐड ही नहीं हो पाएगा, इस मीटिंग को चेंज करना पड़ेगा। इस मीटिंग में ऐड नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द प्रायोरिटी। एंड देन देयर इज ए जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स कभी कभी तो लिखता है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जब आप रजिस्टर पढ़े होंगे फंडामेंटल में, तो जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या काम है? जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या काम है? जनरल पर्पस रजिस्टर का काम है कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखना। तो यहाँ पर भी जनरल पर्पस रजिस्टर इसलिए जरूरी है पीसीबी में कि जो प्रोसेस का आपका रिजल्ट है वो आपका कनेक्टेड यानी कि स्टोर होगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए उस जनरल पर्पस रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यू आर ऑल्सो यूजिंग एक्यूमुलेटर रजिस्टर, आप यूज करते हैं कि नहीं? Yes, sir. आप में से कोई है जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज नहीं करते हैं? ऐसा कोई है ही नहीं। आपके अंदर भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो एक्यूमुलेशन में इंटरमीडिएट रिजल्ट को सपोर्ट करता है। जैसे अगर बोलते हैं 5 + 4 9 + 5 तो ये 9 कहीं ना कहीं तो आप रखे होंगे। तो यहाँ पर भी जनरल पर्पस रजिस्टर इज जस्ट यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट। एंड आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। कोई भी आपका जो प्रोसेस है उसमें अगर सब प्रोसेसेस है तो व्हाट आर द वेरियस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। देन देयर इज ए प्रोटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस आल्सो। ऑल आर द पर्टिकुलर कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये जो है डिटेल्स, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगर पूछा जाता है आपसे तो दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम थ्रू विच यू कैन गिव द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस आईडी, पीसीआर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड द प्रोटेक्शन, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। आपके प्रोसेस का ये एट्रीब्यूट्स है। यानी इन पीसीबी each process, okay, in PCB each process is identified by its own PCB, any process control block. Next, it is also known as context of the process. Context of the process का मतलब क्या है? आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो we discuss about the context switching. You already know about the terminology context switching. Context switching का मतलब कोई बता सकते हैं? यस सर। बताइए। जब सर कोई सर इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए प्रोसेस जाएगा तो सर उसको पहले
टाइम क्वांटम को करके जाएगा तो उसको सेव करना पड़ेगा सर। उस प्रोसेस को सेव करना पड़ेगा और दूसरे प्रोसेस को वो लेगा और वो प्रोसेस अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट कर देगा, फिर वो सेव करेगा, वो फिर रेडी टू That means you are saying about राउंड रॉबिन टेक्निक। आप राउंड रॉबिन के बारे में बता रहे हैं ना, टाइम शेयरिंग। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग आप देख रहे हैं कि एरिया, यानी प्रोसेस आईडी, पीसीआर, प्रोसेस स्टेट, यानी प्रोसेस स्टेट में वेरियस स्टेट होगा। तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के सारे कॉन्टेक्स्ट का जो है डिटेल्स हमको पीसीबी, उस प्रोसेस का पीसीबी से मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट। नाउ वी डिस्कस द वेरियस प्रोसेस एट्रीब्यूट्स बिकॉज प्रोसेस आईडी, पीसीआर, ये ऑल आर व्हाट, ऑल आर द प्रोसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्टिकुलर पीसीबी। तो इन नेक्स्ट स्लाइड we discuss about process attributes। अच्छा, एट्रीब्यूट्स आपको पता है, आपका भी जो डिटेल्स है वो भी एट्रीब्यूट्स होल्ड। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ, फील्ड, यानी कि योर स्टूडेंट आईडी, योर नेम, योर पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट सर, स्लाइड बैक हो गया सर। तो उसी तरह से प्रोसेस एट्रीब्यूट में सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होगा, प्रोसेस आईडी, यानी प्रोसेस आईडी इज द एट्रीब्यूट्स। तो देयर आर, according to PCB, there are various attributes of the process, ठीक है ना। Why there is a need of attributes? माइक ऑफ है सर आपका। हाँ, तो जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन, योर डिटेल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस एट्रीब्यूट्स। आगे आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एरे आप पढ़ लिए होंगे, स्ट्रक्चर हो गया है। हाँ, एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पाइथन में पढ़े होंगे ना क्लास। नहीं, बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एरे को देखें तो एरे इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स, बट व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू कीप द रिकॉर्ड, आप जब रिकॉर्ड रखना होगा तो दैट रिकॉर्ड कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो विच इज नॉट केप्ट अंडर अ पर्टिकुलर एरे। हाँ, एक रिकॉर्ड के अंदर एरे भी हो सकता है, जैसे एरे ऑफ कैरेक्टर, आपका नाम होगा, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होगा ना, योर नेम कंटेन्स लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग लेना होगा। योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर यूनिवर्सिटी नेम, योर स्टेशन नंबर, ये अलग अलग आपका जो है डेटा टाइप का आपका वैल्यू होगा। तो जो एरे है, इस एरे का लिमिटेशंस क्या है, इस एरे का लिमिटेशंस था कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स ये होल्ड करता है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। हाँ, लेकिन अगर यू आर इन द प्रोसेस टू मेंटेन द रिकॉर्ड, आदित्य राज, रात भर सोए नहीं होगा जी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर यूज करने का मतलब है कि मिक्स्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो मिक्स्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि मिक्स्ड डेटा में क्या है, मिक्स्ड एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंटेशन। तो जब मिक्स्ड एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंटेशन का जरूरत होगा तो वी नीड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर।
because array is not responsible for accomplishment of that job. तो आपको array के जगह क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर में क्या हो गया, array में अगर वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस हो रहा है, अगर एक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ array लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस होगा। तो फिर स्ट्रक्चर से आप यूनियन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी शेयरिंग ऑफ मेमोरी रिसोर्स। ये मेमोरी रिसोर्स को शेयर्ड मोड में यूज करना। जैसे इस क्लासरूम को एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ 60 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है 60 मान के चलते हैं, तो 60 स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं। तो इस 60 स्टूडेंट्स के लोकेशन में हम 15 को भी बैठा सकते हैं, 8 को भी बैठा सकते हैं, 6 को भी बैठा सकते हैं, मैक्सिमम 60 को बैठा सकते हैं। तो एक ही लोकेशंस को हम डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा को एलोकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट वो आया, यूनियन में हम मेमोरी शेयरिंग करेंगे, यानी जो हाईएस्ट मेमोरी लोकेशन हमको जरूरत होगा उसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, बाकी उसी पर सबका काम होगा। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और अपना ही स्ट्रक्चर में आप रखते हैं योर आईडी, योर नेम ऑफ 15 कैरेक्टर, ठीक है ना, सिंपली यही दो रखते हैं। तो इसका साइज कितना होगा, साइज इज इक्वल टू, ये 2 बाइट हो गया आईडी के लिए और 15 बाइट हो गया कैरेक्टर के लिए, तो सिर्फ 17 बाइट्स हो गया। लेकिन अगर हम यूनियन यूज करेंगे, सेम स्टूडेंट के लिए अगर यूनियन यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आपका जो मेमोरी साइज यहाँ डिलिमिट हो गया। अब आपका साइज क्या है, हाईएस्ट आपका बाइट कितना यूज हो रहा है, 2 बाइट या 15? 15। तो 15 बाइट इसका साइज हो गया, यानी 2 बाइट आप सेव कर लिए यूनियन को यूज करके। तो यूनियन के केस में क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो एक ही लोकेशन को तो शेयरिंग कैसे होगा, तो जो हाईएस्ट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है एलोकेशन जनरेट कर लेंगे, यानी कि साइज आपका लिस्ट का जो हाईएस्ट होगा। अगर यहाँ एक एड्रेस होता है जिसका साइज 20 होता है, यानी कि 20 कैरेक्टर का अगर एड्रेस होता तो साइज 20 बाइट्स हो जाता। उस 20 बाइट्स में 15 बाइट आपका नेम भी यूज होता और 2 बाइट का आईडी भी आप यूज कर लेते उसी 20 बाइट में। जैसे यहाँ 60 एलोकेशन में 6 भी बैठ सकता है, 8 भी बैठ सकता है, 10 भी बैठ सकता है और मैक्सिमम 60 बैठ सकता है। तो फॉर दैट रीजन वी डिस्कस द एरे, फ्रॉम एरे वी स्विच टू द स्ट्रक्चर and to save the memory we switch to the union। तो यूनियन के केस में काम सब में वही हो रहा है, एलोकेशन ऑफ डेटा। तो प्रोसेस आईडी इज आल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पर आईडी और नेम एट्रीब्यूट्स आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है वो आईडी और नेम से आप एलोकेट करेंगे। तो पूरे क्लास के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें क्या रहता है, रोल नंबर, आईडी और नेम। राइट नाउ अब एक ईमेल भी हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन जब जूम से आप कनेक्ट होते हैं तो आपका ईमेल से भी अटेंडेंस चेकआउट हो जाता है जितने लोग हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले का तो ऑफलाइन अटेंडेंस लिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेपर में ऐसा होता होगा कि आपको बोला जाता होगा कि ऑनलाइन हो जाइए, ताकि आपका अकाउंटेबिलिटी सही रहे। क्योंकि ऑफलाइन में अगर कोई मिसिंग, जैसे 1-2 केस में मिस हो गया तो मिस, हाँ तो वो नहीं होगा अगर आपका अकाउंट, क्योंकि आपका जिस लिंक से आप कनेक्ट होंगे उस लिंक को चेकआउट किया जा सकता है, ऑफलाइन वाले को चेक नहीं किया जा सकता, तो कर देंगे, हाँ बन जाएगा। अभी अंजय सर से मिले नहीं है, जो कंफर्म कर देंगे उसके बाद, अभी आ नहीं रहे। तो प्रोसेस आईडी, जस्ट मेंशन अंडर प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या बताता है, इट इज द यूनिक आईडी। आप बोल सकते हैं प्राइमरी की। आपका जैसे यूनिवर्सिटी एंड पर प्राइमरी यूनिक आईडी क्या है, यूनिवर्सिटी एंड पर यूनिक आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉलेज एंड पर आपका कॉलेज का आईडी है। तो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज द यूनिक आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस। तो कभी भी अगर यूनिवर्सिटी से आपका किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन कोई भी लेना चाहेगा, आप किसी कंपनी में काम करने गए, वहां से अगर कोई ट्रेल करना चाहेगा आपको कि आप सही में यूनिवर्सिटी में कोर्स कंडक्ट किए हैं या नहीं, तो यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन आपके बारे में यूनिवर्सिटी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही उस कंपनी को भेजेगी कि हाँ इस रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टूडेंट यहाँ सक्सेसफुली इस BCA एग्जाम को कंप्लीट
कर चुका है। तो process ID is also a unique ID. You can say that it is a primary key for the process because throughout the execution of that process, जब तक आपका प्रोसेस एक्टिव होता है ये पीसीबी उसका जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है। जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन ओवर होता है पीसीबी भी डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट हो जाता है, यानी मेमोरी डीएलोकेट हो जाता है। आप डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करें या ना करें, करने से क्या करते हैं आप, सिंपली एक मैसेज फ्लो कर देते हैं उसमें। अगर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो आप जनरली कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी एलोकेट किए हैं डिस्ट्रक्टर में आउटकम जनरेट करके दिखा सकते हैं, यानी आउटकम जो आपका जनरेट हुआ इसका मतलब है कि मेमोरी डीएलोकेट हो गया। तो जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी डिफॉल्ट केस इन द स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट यूज किए होंगे, उसमें डिफॉल्ट का काम क्या है कि अगर कोई केस सही केस ऑप्शन नहीं लिया गया तो डिफॉल्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करा दो। तो डिफॉल्ट में एक मैसेज आप लिख देते हैं रॉन्ग चॉइस या एनीथिंग, वो एक्चुअली जब मैसेज डिस्प्ले होता है तो यूजर को क्या पता चलता है, यूजर को ये पता चलता है कि जितना केसेस इसमें डिजाइन किया हुआ है उस केसेस के अलावा हम कोई केस को सिलेक्ट कर लिए, इसलिए ये मैसेज हमको फ्लो किया गया। तो नेक्स्ट टाइम यूजर क्या करेगा, सही ऑप्शन मेनू को देखकर सही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और वो जो मेनू दिया उस मेनू के बाहर कोई एक डिश बता दिए, रेसिपी इसको ऑर्डर, तो बोले वो तो लिस्ट में है ही नहीं, बताएगा ना, जो लिस्ट में है उसको टिक करके बताइए, हम जो लिस्ट में है ही नहीं है तो हम कैसे आपको ऑर्डर ले सकते हैं। तो जब मेनू में है ही नहीं तो उसके लिए आप बीइंग ए प्रोग्रामर आप एक डिफॉल्ट केस डाल देते हैं कि अगर केस 5 बनाए हैं और कोई 6 डाल दिया, कोई 0 डाल दिया, तो उस केस में आपका डिफॉल्ट ऑप्शन इनिशिएट हो जाएगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर प्रोसेस। द प्रोसेस आईडी इज व्हाट, इट इज द यूनिक ID of the process which is used during the execution of the process by the CPU। यानी CPU जिस ID को यूज करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ताकि आपका सिस्टमेटिक ढंग से आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर नहीं रखेगा यूनिवर्सिटी तो आपका नंबर उनको, उनका नंबर उसको, यानी किसी का नंबर किसी को, किसी का रिजल्ट किसी का पब्लिश हो जाएगा। जो एग्जाम दिया वो फेल कर गया, जो एग्जाम नहीं दिया वो पास कर गया, ऐसा भी हो जाएगा। यानी कि अगर सही ढंग से मैनिपुलेशन नहीं हुआ, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं हुआ, यूनिफॉर्म की आपके पास नहीं है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस आईडी कब क्रिएट होता होगा, कब असाइंड होता होगा, जब भी कोई प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता होगा, क्योंकि न्यू स्टेट इज मेंटेन्ड बाय सेकेंडरी मेमोरी जहां पर प्रोग्राम के रूप में रहता है प्रोसेस, और जैसे ही प्रोग्राम प्रोसेस में बदलता है तो वो जाता है प्राइमरी मेमोरी में जो रेडी क्यू मेंटेन करता है। तो ये जो प्रोसेस आईडी कहां पर जनरेट होता है, तो ए प्रोसेस आईडी जस्ट मेंशन हियर, प्रोसेस आईडी इज assigned to each process, assigned to each process during its execution, during its execution. तो process ID, that is the first attributes. Second is the program counter. प्रोग्राम काउंटर अभी हम लोग डिस्कस किए। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या है, इट इज a specific type of register which keeps the address of next instruction to be executed within the system. तो in case of process, what is the next instruction? जैसे अभी एग्जांपल लिए हम लोग, प्रोग्राम में फंक्शन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन लिए हैं तो एक के बाद दूसरा कौन एग्जीक्यूट होगा ये आप तय करेंगे। कैसे तय करेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आप सेट करते हैं, यानी कि at the moment when you call the particular user defined function, then the priority of that particular process is set by you. तो आप जैसे ही प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहला फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन का एड्रेस एलोकेट हो जाना चाहिए।
दूसरा के बाद तीसरा का एलोकेट हो जाना चाहिए। जैसे ही दूसरा कंप्लीट हुआ तीसरा आपका एलोकेट होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कभी कभी कि 4 फंक्शन में से चौथा को डिफाइन ही नहीं किया, तो तीसरा के बाद चौथा में अनडिफाइंड हो गया, या आपने डिफिनीशन दिया है आफ्टर मेन। 2 अप्रोच पढ़े होंगे आप, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। फंक्शन यूज करने का 2 अप्रोच पढ़े हैं ना, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो जब आप डिफिनीशन मेन के बाद देते हैं तो मेन के पहले क्या करना होता है? मेन के पहले क्या करना होता है? डिक्लेरेशन। हाँ, क्या करना होता है? डिक्लेरेशन सर। डिक्लेरेशन क्या, उसको क्या कहते हैं, किस तरह का डिक्लेरेशन कहते हैं? सर वेरिएबल डिक्लेरेशन। पता। प्रोटोटाइप नाम सुने होंगे, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। यस। हाँ, तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आप फंक्शन का भी करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन का भी करते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के लिए क्या करते हैं प्रोटोटाइप? एनीवन? लाइब्रेरी फंक्शन आप जो यूज कर रहे हैं उसके लिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब आप यूज कर रहे हैं? यस सर। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? इट इज द प्री इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंपाइलर दैट यू आर गोइंग टू यूज सर्टेन फंक्शन. The definition of that function is available in a specific header file. Any header file, yes. So header file inclusion is what? Header file inclusion is a prototype declaration for library function. तो अगर आप definition main के बाद दिए हैं तो main के पहले prototype declaration user defined function का भी होना चाहिए। तो आप देखते हो कभी-कभी देखो function should have a prototype, तो function should have a prototype, ये error आता है। क्यों? क्योंकि आप printf scanf यूज कर रहे हैं और उसके लिए हेडर फाइल studio.h नहीं किए होंगे। getch clear skin यूज कर रहे हैं, उसके लिए हेडर फाइल आपने यूज नहीं किया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे होंगे और उस मैथमेटिकल फंक्शन के लिए math.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किए होंगे, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। तो सेम थिंग आपका जो है यूजर डिफाइंड के साथ भी होता है। सीधा बैठो जी, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज व्हाट? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस आपका होगा उसका जो सब प्रोसेसेस है उसमें कौन सा प्रोसेस का सब प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के ठीक बाद दूसरा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसके अकाउंटेबिलिटी को आपको प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई करेगा। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि क्या स्पेसिफाई करेगा प्रोग्राम काउंटर? सबसे पहला चीज इट स्पेसिफाइज द एड्रेस, इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसलिए देखिए अभी बताया जैसे कि आप पीसीआर एक बना देते हैं प्रोग्राम काउंटर और यहाँ पर आदित्य को बोलते हैं बाहर जाओ और फिर दोबारा तुम्हारा क्या नाम अमन सृजन को बोलते हैं पीसीआर में जाओ, नहीं चलो नहीं बेटो। तो पीसीआर का मतलब क्या हुआ कि आदित्य अगर बाहर जा रहा है, सृजन को हम पीसीआर में भेज दिए, तो अब ये सिस्टम को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगला कौन बाहर जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद इमीडिएटली शशि को वहां पर प्लेस कर दिए, यानी कि शशि को इंस्ट्रक्शन पहले से पता है कि जैसे ही सृजन आगे बढ़ेगा शशि को एलोकेट हो जाना है। तुम्हारा क्या नाम है? शुभम। और उसके बाद शुभम भी पाइपलाइन हो जाएगा। यानी कि ये जो पीसीआर है एक्चुअली क्या कर रहा है, ये जॉब इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन कर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा किसको एग्जीक्यूट होना है इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड और बिफोर एग्जीक्यूशन। अब ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड भी हो रहा है। पीसीआर आदित्य बाहर गया, सृजन एलोकेट हुआ, सृजन बाहर गया, शशि एलोकेट हुआ, शशि बाहर गया, शुभम एलोकेट हुआ, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रभूषण एलोकेट हुआ। इस तरह से इंटायर क्लास एक एक करके एलोकेट हो गए और धीरे धीरे क्लास खाली लास्टली हम, हाँ ठीक है सही है। तो एक एक करके सारे लोग बाहर निकल गए
तो पीसीआर क्या किया, आपका ये इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन करने के लिए हमेशा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को रखा, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, यानी जब तक आपका इंस्ट्रक्शन है तब तक ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता चला गया। तो बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी जब तक आपका एग्जीक्यूशन ओवर नहीं होता है, प्रोग्राम काउंटर इज इनिशियलाइज्ड So before execution, program counter is initialized with the address of the first instruction नहीं, इसका काम नहीं है। नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम लोग डिस्कस किए समझने के लिए। कोई है क्या? वही है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम काउंटर इज इनिशियलाइज्ड विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से इनिशियलाइज होगा। ये उसी तरह से जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इनिशियली आपका पहला फंक्शन इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन इनिशियलाइज होगा, तीसरा, जैसे अभी हमने इनिशियलाइज किया। तो इनिशियली सबसे पहले बोल दिया कि रोल नंबर वाइज करना है, तो रोल नंबर वाइज, अगर कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज, रो वाइज करना है तो रो वाइज, ऐसे स्टूडेंट एक एक करके निकलेंगे। और जैसे ही पीसीआर खाली होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देगा उसको। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा और एक एक करके लास्ट इंस्ट्रक्शन तक आपका पीसीआर एलोकेट होता जाएगा। ये हर वो प्रोग्राम के लिए होता है जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो यही काम होता है। जो पीसीबी की बात कर रहे हैं वो हर आपके प्रोग्राम का पीसीबी जनरेट होता है। आप चाहे वो सी का प्रोग्राम लिख रहे हो तो सी के भी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस आईडी होता है आपके प्रोग्राम का। जो प्रोग्राम के नेमिंग कन्वेंशन जो आप एक्सटेंशन से सेव करते हैं फाइल को, वो फाइल का आपको पता है, लास्ट क्लास में बताए थे कि आपका सी का प्रोग्राम जो है डॉट सी से सेव होता है, डॉट EXE उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, डॉट बैक उसका बैकअप फाइल बनता है, डॉट OBJ उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। यानी एक समय में डॉट सी से सेव करने के बाद 4 एक्सटेंशन का फाइल आपके सिस्टम में एलोकेट होता है जो अलग अलग पर्पस को फुलफिल करता है। ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है, यानी मशीन इंस्ट्रक्शन है उस कोड का। आपका जो बैकअप फाइल है वो बैकअप के लिए यूज हो रहा है। EXE फाइल है कभी भी उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि कभी भी आपको केवल सोर्स कोड को दिए बिना केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर शेयर करना है यूजर को तो आप EXE फाइल उसको दे सकते हैं। EXE फाइल में क्या होगा, जो आउटकम आपका जो है, यानी कि जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट है वो केवल यूजर को मिलेगा और केवल आउटपुट, वो सोर्स कोड में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। वो केवल आउटपुट सेक्शन में अपने जो रिक्वायर्ड डेटा आपसे मांगा जा रहा है उस डेटा को वो फिलअप कर सकता है। तो अब इनिशियली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम अभी जैसे बताया वही चीज है। एक बार बाहर गया तो दूसरा आ गया, दूसरा बाहर गया तीसरा आ गया, चौथा, ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। इसमें डिक्रीमेंटेड नहीं होगा, हमेशा इंक्रीमेंटेशन ही होगा। इंक्रीमेंटेड टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन pointed within the system। यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अभी आपका सिस्टम में क्या है कि एक एक करके हम बाहर कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा,
जब तक कि सारा इंस्ट्रक्शन आपका यानी कि आपका प्रोग्राम एंड नहीं होगा। यानी कि दिस प्रोसेस यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस रिपीट्स टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता है ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो आपका है थर्ड, दैट इज द प्रोसेस स्टेट। सर स्लाइड बैक करिएगा तो। हो गया सर। Process state में we already have an idea that there are 5 states: new state, ready state, running state, termination state, waiting state, and sometimes suspension state also. Because the process which is सीधा बैठो ना जी तुम, सीधा बैठो। तो क्या कर रहे हो? जब पीछे वालों में चल जाओ। तो प्रोसेस स्टेट एक्चुअली ये जो आपका है ये प्रोसेस यानी करंट रनिंग प्रोसेस का स्टेट बताएगा। यानी कि आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे टास्क मैनेजर कभी ओपन करके देखेंगे तो वहां पर हर प्रोसेस बताता है कि कितना प्रोसेस आपका सीपीयू में है, रनिंग स्टेट में कितना है, तो रनिंग, ठीक है ना, रेडी, ये सारा वहां पर इंफॉर्मेशन पता चलता है टास्क मैनेजर में। तो प्रोसेस स्टेट इज व्हाट इज, ये बताता है ईच प्रोसेस गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। And what is the different states? You already know. The process is in new state, ready state, running state, waiting state, and the termination state. So whatever state of the process is currently, that current status of the process is allocated under process state. So we already know that each process goes through different states during execution of the process। यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान आपका प्रोसेस अलग अलग स्टेट में जा सकता है, क्योंकि आपका प्रोसेस अगर फेच कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी इंस्ट्रक्शन में ये 3 तरह का फेज होता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो इन एनी इंस्ट्रक्शन साइकिल कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 फेज से होकर गुजरता है। फेच यू ऑलरेडी नो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड एग्जीक्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ALU, FPU एंड द रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन ALU के थ्रू होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी मैथ को प्रोसेसर के थ्रू होता है, या रिस्पेक्टिव रजिस्टर सेट के थ्रू होता है। जैसे फाइल हैंडलिंग है तो वहां केवल रजिस्टर यूज होगा आपका, एक रजिस्टर, जैसे एड्रेस के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बफर यानी डेटा के लिए मेमोरी बफर रजिस्टर। तो जब तक आप फाइल पर काम कर रहे हैं तो एड्रेस आपका जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है, और जो डेटा है वो मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड करता है। तो ये हर प्रोसेस जो है वो ये पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट करता है। तो प्रोसेस स्टेट क्या स्पेसिफाई करता है? We already discussed that what is specified by the process state. So it specifies the status of the क्या status? It specifies the current state of the process। यानी कि अगर प्रोसेस स्टेट जो हम मेंशन है वहां पर रेडी है, इसका मतलब प्रोसेस आपका कहाँ है अभी? प्राइमरी मेमोरी में। Your process is waiting for allocation of the resources of CPU, because right now it is available with the ready state, and ready state is maintained by primary memory. So from that ready state your process is waiting for allocation of into the running state। तो running state में allocate होने के पहले
वो आपका रेडी स्टेट में है। तो ये बेसिकली रेडी स्टेट इज व्हाट? रेडी स्टेट इज द करंट स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस। जब रनिंग स्टेट में चला जाएगा तो करंट स्टेटस क्या हो जाएगा उसका? रनिंग स्टेट। जब वेटिंग स्टेट में मान लेते हैं प्रोसेस चला जाएगा, तो वेटिंग स्टेट का मतलब है कि वो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो पीसीबी से आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि करंट आपका स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस इज वेटिंग स्टेट। Suspension, that means your process now relocate into the secondary memory because due to long waiting for the particular resource, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी में उतने समय तक उसको नहीं रख सकते हैं, तो उस प्रोसेस को फिर से सेकेंडरी मेमोरी भेज दिया गया। जैसे ही रिसोर्स अवेलेबल होगा तो फिर से वो रेडी स्टेट में आएगा और फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में एलोकेट होगा और फर्दर उसका जो है जॉब जो है उसको एकम्प्लिश करेगा। So that is the process state. Next one is the priority. Priority हम लोग already discuss किए कि priority is set on the basis of जैसे आप फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो फंक्शन में प्रायोरिटी आप सेट करते हैं कि फंक्शन पहला कॉल होगा, दूसरा कॉल होगा। बहुत बार ऐसा है कि 4 फंक्शन कॉल किए, पहले 4 को कॉल किए, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। ऐसे भी हो सकता है 1 को, 2 को, 3 को। ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन जो है रिजल्ट जो है फंक्शन 2 में आप कॉल किए, फंक्शन 2 का जो रिजल्ट है उसको फंक्शन 3 में एज ए पैरामीटर यूज किए। तो इससे क्या हुआ कि आपका फंक्शन 1 ओके होगा तब 2 ओके होगा, 2 ओके होगा तो 3 ओके होगा और 3 ओके होगा तभी 4 ओके होगा। यानी कि इंटर डिपेंडेंसी वहां बढ़ गया, यानी हर प्रोसेस इंटर डिपेंडेंट है। तो इंटर डिपेंडेंसी का मतलब है कि यू हैव टू execute each and every process in an appropriate manner. Your system must execute that process in an appropriate manner because that particular function is affected the next one. उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो दूसरे में एज ए इनपुट यूज किया जा रहा है। तो फॉर दैट रीजन प्रायोरिटी इज सेट। प्रायोरिटी आप ऑपरेटर का सेट करते हैं तो ऑपरेटर प्रायोरिटी सेट करने में क्या है, यू जस्ट थिंक अबाउट द प्रेसिडेंस कि कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई है, किसका लो है, किसका सेम प्रायोरिटी है। कुछ ऐसा ऑपरेटर है जिसका सेम प्रायोरिटी, जैसे प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी में होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम प्रायोरिटी में होता है, ठीक है ना। आगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रायोरिटी ऑफ सम ऑफ द ऑपरेटर इज इक्वल, सेम प्रायोरिटी होता है। तो वो सेम प्रायोरिटी को के हिसाब से उसको हम एलोकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी एक्चुअली क्या स्पेसिफाई कर रहा है, What is specified by the priority? बताइए। It specifies, हाँ वो तो है ही, it specifies the urgency या कहेंगे how much, not urgency, it specifies that how much the process is important। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफाइड प्रायोरिटी से हम सेट करते हैं। यानी आपके प्रोग्राम में 4-5 फंक्शन है, उस 4-5 फंक्शन में आप कौन सा फंक्शन को पहले कॉल करते हैं ये प्रायोरिटी आप सेट तय करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि पहला जो फंक्शन है वो उसका रिजल्ट दूसरे में हम इनपुट दे रहे हैं, तो पहले हमारा पहला फंक्शन का प्रायोरिटी हाई है। जैसे ओएस, जब हम लोग ओएस आगे प्रायोरिटी पढ़ेंगे तो ओएस में एक सिस्टम प्रायोरिटी होता है, वो सिस्टम प्रायोरिटी सबसे हाई होता है, उसको आप कभी भी बाईपास नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे सिंपल एग्जांपल, ओएस जब इंस्टॉल्ड हो रहा होगा, इंस्टॉलेशन टाइम ऑफ ओएस, देयर इज नो प्रोविजन टू इंस्टॉल एनी अदर प्रोग्राम, ठीक है। आप जब तक आपका ओएस इंस्टॉल नहीं होगा, ये अलग बात है कि ओएस इज द सुपरवाइजरी प्रोग्राम ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम का सुपरवाइजर प्रोग्राम है। लेकिन जब ओएस इंस्टॉल्ड हो रहा होगा तो उसका सिस्टम प्रायोरिटी हाई है, तो उस दौरान आप किसी दूसरे एप्लीकेशन को चाह के भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, कोई ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लें, तो वो इंस्टॉलेशन परमिशन नहीं मिलेगा आपको। कब तक? जब तक कि ओएस इंस्टॉलेशन ओवर नहीं हो जाता है।
तो वहां सिस्टम प्रायोरिटी आपका उसका हाई है। तो कितना अर्जेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो आपका प्रायोरिटी तय करता है। तो अब यहाँ बताइए कि कौन सा प्रोसेस, हाँ बोलिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं? तो बताओ कि यहाँ पर ये प्रायोरिटी का बेसिस क्या होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर होता है, इसका मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर प्रोसेस यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो प्रोसेस पहले सीपीयू में एलोकेट होगा। जैसे अभी यहाँ कैसे बोल दिए कि रोल नंबर वाइज, अगर बोल दे कि जो ऑफलाइन मोड में है रोल नंबर वाइज बाहर निकलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम प्रायोरिटी सेट कर दिए यहाँ। अब आप अपने से कंपेयर कर लेंगे कि जिसका रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में पहले आता होगा वो पहले बाहर जाएगा पीसीआर में, उसके बाद नेक्स्ट डेटा जाएगा। पीसीआर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट डेटा फिर पीसीआर एलोकेट करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया कि सीपीयू एलोकेशन में कौन पहले बाहर निकलेगा क्लास से। यहाँ सीपीयू से बाहर जाने की बात हो रही है, हम लोग सीपीयू के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। यानी सीपीयू में कौन प्रोसेस पहले जाएगा, सब प्रोसेस, आपका प्रोग्राम का पहला फंक्शन कॉल पहले होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा या चौथा होगा, ये आप प्रायोरिटी तय करेंगे। तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या हो जाएगा कि जो प्रोसेस, द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, allocate the CPU resources. Highest priority is allocated to the CPU first, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कौन सा प्रोसेस एलोकेट होगा, जिसका प्रोसेस प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा, सीपीयू फर्स्ट among the rest of the processes, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोले कि जो सिस्टम प्रोसेस है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, मिडिल प्रोसेस ऑल्सो, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम ये। तो यूजर भी रिक्वेस्ट तब दे सकता है जब सिस्टम प्रोसेस ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन ओवर होगा तब आपका रिक्वेस्ट जाएगा, दूसरा रिक्वेस्ट यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम या ट्रांसलेटर कुछ भी इंस्टॉलेशन हो। तो दैट इज द priority of the particular. Then after priority we have a general purpose register. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा 9 मिनट और है, इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना, इसको कंप्लीट कर दो। तो जनरल, अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।